पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा प्रानंदित जय गुरु। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर कुल चंद्र जी के साथ विभिन्न भक्तों का शिक्षा से संबंधित जो चर्चा हुई थी उसका एक संकलन दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। शिक्षा प्रसंग में युग पुरुषोत्तम शिष्य ठाकुर, उसी की अगली कड़ी में है परीक्षा की प्रस्तुति किस तरह से होनी चाहिए। शिष्य ठाकुर, याद करना जो एकदम जरूरी नहीं है ऐसी बात नहीं है, परंतु बिना कॉन्सेप्शन बोध का यदि क्रैमिंग याद करना करता है, वह क्रैमिंग याद करना स्मृति में नहीं रहती है। थ्रैशिंग कठोर शासन से भूल सुधारता नहीं है, उससे भूल सप्रेस्ट दमित हो जाता है। जैसे अवलोकन लिखने के समय अवलोकन लिखा, तुम बहुत डांटे परंतु बोध को जागृत नहीं करा दिया। यदि समझते हो कि पास करना श्योर निश्चित है, ऐसा कन्विक्शन प्रत्यय यदि रहे तभी परीक्षा देना। यदि ऐसा होता है तो अन्य मस्तक होकर लिखने पर भी भूल नहीं लिख पाते हो, तभी समझना कि तुम सीखे हो। पास करने के संबंध में यदि कोई संदेह रहे तो नहीं देना। मैं बात कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। कॉन्सेप्शन बोध यदि ठीक रहे तब दूसरे को भी सिखलाएगा। बड़ खोखा का बोध बहुत क्लियर परिष्कार है। अशाबुद्दीन फेल होता था, उसको पढ़ाकर पास करवा दिया। परीक्षा के कॉपी में बहुत ज्यादा लिखना अच्छा नहीं है। अधिक लिखने में यदि स्पेलिंग ज्यादा भूल होगी तो ठीक लिखने पर भी परीक्षा में नंबर नहीं मिलता है। कॉन्सेप्शन बोध ही बड़ी बात है। ऐसा रहने पर ज्यादा डिग्री नहीं रहने पर भी वह अटकता नहीं है, वह साइन उन्नति ही करता है। विपिन पाल तो मात्र मैट्रिकुलेट है। आलोचना प्रसंग भाग 22 दिनांक 11/2/1945। आगे शिक्षक और अभिभावक का कर्तव्य। शिक्षक या अभिभावक को कैसे बच्चों को नियंत्रित करना है। शिक्षा को, जैसे आप शिक्षक हैं, कोई छात्र किसी विषय को समझ नहीं पा रहा है किंतु वह उस बात को आपके सामने खुलकर कह नहीं पा रहा है क्योंकि पूछने पर व्यर्थ में उसे डांट मिलेगी, तब आपकी बातों को बिना समझे बुझे फांकी देने की प्रवृत्ति से कह देगा समझ गया, अर्थात झांसा देने की उसकी आदत हो जाएगी। बाद में उसके आचरण और चरित्र में सामंजस्य का सूत्र आप जोड़ नहीं पाएंगे। जिनका कॉन्सेप्शन धारणा क्रमशः बेढंगा होता है, उसका आचरण भी स्वतः इनकॉन्सिस्टेंट सामंजस्यहीन हो जाता है। इसलिए शिक्षक में सहन शक्ति, धैर्य और सहानुभूति की जरूरत है। उसे अपने को उस विशिष्ट छात्र की अवस्था में रखना पड़ेगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी होगी कि वह क्यों नहीं समझ रहा है। यदि उसने समझा हो तो कहां तक, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके जरिए उस बात को समझाया जा सकता है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि किस एंगल से खुला है। इतना करने के बजाय केवल डांट कर काम बनाना चाहते हैं तो वे कभी भी छात्रों के श्रद्धा अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की क्षति होगी। उनके ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप दुर्विनीत बन जा सकते हैं जो कभी शिष्टाचार और संगठन मूलक व्यक्तित्व का अधिकारी बनकर समाज का अशेष कल्याण कर सकते थे। वे डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, ध्वंसात्मक मनोभाव इम्बाइब
मन में धरकर अपने एवं परिवेश की दुर्गति के कारण बन जाते हैं। जैसे आप एक अभिभावक हैं, आपका लड़का किसी चारित्रिक दुर्बलता या मानसिक द्वंद्व में पड़कर बहुत कष्ट में है, किंतु उसे छुटकारा पाने का पथ नहीं मिल रहा है। यदि वह यह जानता है कि वह यदि आपसे कहेगा तो आप उसके साथ कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, बल्कि सहानुभूति के साथ समाधान बताएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मात्रानुसार सहानुभूति स्निग्ध शासन करेंगे, उसके व्यक्तित्व की मर्यादा लोगों के सामने अक्षुण्ण रखेंगे, तब वह आपसे अपनी सारी बातें खुलकर कह करके कष्ट से मुक्ति पा सकता है। यदि आपका ऐसा आचरण नहीं होगा तो आपसे सारी बातें क्रमागत छिपा कर रखेगा, आपके साथ उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। ऐसी प्रवृत्ति वस्तुता के कारण वह आपके कोई काम में नहीं आ सकेगा। धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति की खुराक पाकर ऐसे लोगों के दल में पड़ जाएगा कि वह आपसे बिछुड़ जाएगा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं या उसकी कोई गिनती है। और यह भी देखा जाता है कि जिन परिवारों में व्यर्थ का कठोर शासन रहता है, उन परिवारों के लड़के अधिकतर मिथ्यावादी और हठी होते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शासन करना अन्याय है। शासन और प्यार का सुंदर समावेश रहना चाहिए और इसके लिए मात्रा व ज्ञान भी चाहिए। कहने का सार यह है कि शिक्षक छात्र, पिता पुत्र इत्यादि में ऐसी एकांतिक प्रीति का बंधन होना चाहिए। सामान्य योग्य दूरत्व, अंतरंगता एवं साहचर्य रहना चाहिए, जिससे छात्र मानो शिक्षक से, पुत्र मानो पिता से अपने को उन्मुक्त करने में भय नहीं करे। वह जिससे हर मामले में अपने शिक्षक तथा पिता को निर्भर योग्य आश्रय स्थल समझे। यदि दिन भर में ऐसा कोई समय निकालकर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो हृदय वार्तालाप, गपशप, निर्मल हास्य परिहार करें तो और भी अच्छा होगा। परिवार में सभी एक साथ मिलकर नित्य विनती प्रार्थना, गाना बजाना इत्यादि करना अच्छा है। यदि बीच बीच में शिक्षक के घर जाएं, अपने घर का आलू, मूली, कद्दू, केला इत्यादि श्रद्धार्घ्य के रूप में उन्हें भेंट चढ़ाएं और शिक्षक भी यदि बीच बीच छात्र के घर जाकर उसकी खोज खबर ले, घर पर यदि अच्छी चीज बनी हो तो छात्र को बुलाकर खिलाए। जहां जो चल सकता है उन लोगों के साथ मिलजुल कर खेलकूद करे, घूमे तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भी बहुत कुछ सुफल मिल सकता है। अभिभावक शिक्षक सभी को आदर्शनिष्ठ होना चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। छात्र को केंद्र कर उन लोगों का अभिभावक और शिक्षक आपस में संपर्क बना रहना चाहिए। छात्र को योग्य मनुष्य बनाने में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। शिक्षक बनना मामूली बात नहीं है। शिक्षक का कर्तव्य एक ही साथ माँ बाप जैसा होगा। वर्ग में उपस्थित छात्रों के बीच किसी का यदि पेट खराब है, रात में नींद नहीं आई है, शिक्षक यदि उसे एक झलक देखकर उसकी हालत को नहीं समझ सके तो आखिर वह कैसा शिक्षक है। इसके लिए दर्द दिल चाहिए, दर्द दृष्टि चाहिए। बच्चों की बीमारी और अशांति जैसे माँ की आंखों से नहीं छिपती है, शिक्षक की भी वैसी ही आंखें होनी चाहिए। वे उस समय बच्चों को लेकर मैजिक जादू कर सकते हैं। उनको खुश करने के प्रलोभन से बच्चे ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे नहीं कर सकते हैं। आज जिसको बेवकूफ समझते हैं, कल उसे देखेंगे कि वह कितना होशियार, चतुर और चौकस है, यदि उसमें जन्मगत कोई त्रुटियां न हो। आलोचना प्रसंग भाग 4 दिनांक 26/9/1942। आप सभी को पुनः रामानंदित। आपको ये जय जानकारी गुरु। अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।